हेलो एवरीवन, जैसे कि हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। आज हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं और आज इसका लास्ट डे है रिमाइंडर थ्योरम का, पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम का आज लास्ट डे है। इसके बाद हम आगे भाज्यता के नियम देखेंगे। आज लास्ट दिन है, इसका लास्ट कंसेप्ट बचे हुए हैं ये। इसके बाद हम भाज्यता के नियम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे देखो कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको कल बताया था कि आपको डी मिनिमम का मान, डी मैक्सिमम का मान और कितने मान सबको हो सकते हैं, ये सभी मान निकालने आपको पड़ सकते हैं। अगर ये सभी मान आपको निकालने पड़ सकते हैं तो मैंने आपको इसके तरीके बताए थे कि डी का मान कैसे निकाला जाता है। कल की तरह हम करना स्टार्ट करते हैं। क्या किया कि संख्या के साथ वर्ग, अगर संख्या का वर्ग हुआ तो शेषफल का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। देखो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में डी का भाग देना है। अब बताना है डी का मान क्या आएगा। हम जानते हैं कि ये 4 शेषफल क्यों बचे, ये 4 शेषफल इस कारण बचे कि 100 को हम अगर 96 + 4 लिखे और इसमें डी का भाग दे तब 4 शेषफल तब बचेंगे जब डी इज ए फैक्टर ऑफ 96। कब बचेंगे, डी इज ए फैक्टर ऑफ 96। जब डी है वो 96 का फैक्टर होगा तब 4 शेषफल बचेंगे। इस प्रकार डी का पहला मान क्या हो गया, 96 हो गया। इसके बाद देखो पहला मान क्या हो गया, डी का पहला मान है वो डी का 96 हो गया। दूसरा मान कैसे निकालोगे, इसके अंदर 2 का भाग दोगे आप तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे। इसके बाद इसमें आप 96 में 3 का भाग दोगे, 3 का भाग दोगे तो आपके पास है वो 32 आ जाएगा। इसके बाद आप 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे तो पहले 2 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, 24 आ जाएगा। 5 का भाग जाएगा नहीं। इसके बाद आप 6 का भाग दोगे तो 6 का भाग पहले 1 बार जाएगा, 1 बार जाने के बाद 3 बचेंगे, फिर 6 बार जाएगा। इसके बाद आप 7 का भाग दोगे, 7 का भाग जाएगा नहीं। इसके बाद 8 का भाग दोगे तो पहले 1 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा। इसके बाद आप 9 का भाग दोगे, जाएगा नहीं। इसके बाद आप 10 का भाग दोगे, जाएगा नहीं। 11 का भी जाएगा नहीं। जब आप 12 का भाग दोगे तो इसके बाद 8 बार जाएगा। अब ध्यान से सुनो, एक बात कल मैंने आपको बताई थी कि विभाजक का मान शेषफल से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। हमेशा क्या होता है, कि डिवाइजर का मान शेषफल से हमेशा बड़ा रहता है, कि डिवाइजर का मान हमेशा क्या होगा, शेषफल से बड़ा होगा। इस कारण आप जानते हो कि डी का मान 4 से तो बड़ा रहेगा ही रहेगा। इससे ज्यादा शेषफल कौन है, 10। इस कारण डी का मान हमेशा क्या रहेगा, 10 से बड़ा रहेगा। ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए कि इस कारण इसका मान 8 तो संभव नहीं है। अब आपको कोई पूछे कि बताओ डी मैक्सिमम कितना है तो आपका जवाब होगा 96। अगर आपको कोई पूछे कि बताओ डी मिनिमम कितना है तो आपका जवाब होगा 12। आपको कोई पूछे कुल पॉसिबल मान कितने हैं, कुल संभव मान, टोटल पॉसिबल मान कितने, 1 2 3 4 5 6। ये आपके तीनों क्वेश्चनों के आंसर हो गए और आपको ये तरीका अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि डिवाइजर का मान कैसे निकाला जाता है और शेषफल का मान कैसे निकाला जाता है। यही रिमाइंडर थ्योरम है, पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम है, जो मैंने आपको इस पर 3 से 4-5 क्लास दे दी लगातार। अब ध्यान से सुनो, ये ऐसा क्वेश्चन एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कि n1 एक कोई नंबर है, अगर उसमें डी का भाग दिया जाता है तो 46 शेषफल बचते हैं। n1 एक कोई नंबर है, अगर उसमें डी का भाग दिया जाता है तो आपके पास 46 शेषफल बचते हैं। अगर n2 में डी का भाग दिया जाता है तब 31 शेषफल बचते हैं। अब बताओ अगर n1 + n2 करके डी का भाग दिया जाएगा तब शेषफल कितने बचेंगे। इसके लिए आप एक कंसेप्ट सीखो, ध्यान से सुनो कि सीधी शॉर्टकट ट्रिक क्या है। आप हमेशा ये बात याद रखोगे कि
N1 में अगर D का भाग दिया जाता है और जब R1 शेष पर बचता है, N1 में जब D का भाग दिया जाता है और R1 शेष पर बचता है, और N2 में D का भाग दिया जाता है और आपके पास है वो शेष पद है R2 बचता है, और जब N1 प्लस N2 में D का भाग दिया जाता है तो आपके पास है वो शेष पर R3 बचते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि बताओ D का मान कितना होगा। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताओ D का मान कितना होगा। जब ऐसी बात हो कि एक N1 में जब D का भाग दिया जाता है तब आपके पास शेष पर R1 बचते हैं, और N2 में जब D का भाग दिया जाता है तब आपके पास है शेष पर R2 बचते हैं। N1 प्लस N2 करके जब D का भाग दिया जाता है तो आपके पास है वो शेष पर R3 बचते हैं। और आपसे D का मान पूछे तो आप हमेशा ये बात याद रखोगे कि D का मान R1 प्लस R2 माइनस R3 होगा। D का मान कैसे होगा? R1 प्लस R2 माइनस R3 होगा। ये कंसेप्ट आप याद रखोगे हमेशा कि अगर 3 नंबर दिए हुए हो और उनमें D का भाग दिया जाए और उन तीनों का शेषफल ज्ञात हो, पहले 2 नंबर दिए हुए हो, बाद में दोनों नंबरों का जोड़ करके कुछ शेषफल दिया हुआ हो, तो हमेशा उसका उत्तर R1 प्लस R2 माइनस R3 रहता है। ये बात भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ आनी चाहिए कि आप इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे। आप इसमें देखो D का मान कैसे निकलेगा, D का मान कैसे निकालोगे कि हम जानते हैं D का मान होगा R1 प्लस R2 माइनस R3। अब D का मान कैसे आएगा? R1 का मान 46 प्लस R2 का मान 31 माइनस 19। अब देखो D का मान कितना आएगा? ये हो गया आपके 77, और 77 में से 19 गए तो आपके पास बच गए 58। तो इस प्रकार इसमें इस क्वेश्चन में डिवाइजर का मान है वो 58 हो जाएगा। अब आप ये बात भी जान के देख लो कि डिवाइजर का मान 19 से भी बड़ा होगा, 31 से भी बड़ा होगा और 46 से भी बड़ा होगा। और देख लो ऑलरेडी 58 है वो 46 से बड़ा है। अब आपको ये रिमाइंडर थ्योरम लास्ट कंसेप्ट था ये, और आपको समझ आ गया होगा कि इसमें कैसे बनते हैं। अब ये एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है किसी कंपटीशन में कि अगर A में D का भाग दिया जाता है तब 23 शेषफल बचते हैं, अगर B में D का भाग दिया जाता है तो 3 शेषफल बचते हैं, जब A प्लस B में D का भाग दिया जाता है तब 26 शेषफल बचते हैं। अब आप बताओगे इन ऑप्शनों को देख के कि क्या शेषफल बच सकते हैं। अब आपको सॉल्व नहीं करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इसका मान क्या पॉसिबल हो सकता है। अब एक बात आप मेरे को ये बताओ कि इसका क्या आंसर हो सकता है। देखो हम जानते हैं कि D का मान 23 से भी बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा होगा, बट सबसे बड़ा शेषफल है 26। तो इस कारण डिवाइजर का मान है वो 26 से हमेशा ही क्या होगा? बड़ा होगा। ये बात तो आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ ऑप्शन में फिक्स वैल्यू पूछी नहीं गई है, ओनली फॉर आपको तुलना करनी है। तो आप यहाँ भी स्थिति देख लो कि D का मान हमेशा क्या होगा? 26 से बड़ा होगा। अब ऑप्शन पर देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। पहला ऑप्शन है कि D का मान 26 से छोटा होगा, गलत। तीसरा ऑप्शन है कि D का मान 20 से छोटा होगा, ये भी गलत। और दूसरा ऑप्शन है कि D का मान हमेशा 26 से बड़ा होगा, ये बात एकदम सही है कि इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, इसमें कौन कौन से कंसेप्ट लगते हैं। मैंने आपको 4-5 क्लास के अंदर पूरे के पूरे कंसेप्ट बता दिए जो रिमाइंडर थ्योरम में लगते हैं, और वो भी पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम में लगते हैं। आगे हम देखेंगे इसके बाद इसका चौथा टॉपिक आएगा जिसमें हम देखेंगे विभाजकता के नियम, और उसके बाद हम देखेंगे फिर आगे नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम को भी देख लेंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम कहाँ कहाँ काम आती है, उसके क्या क्या रूल रहते हैं, वो सब बातें करेंगे। अगर ये चैप्टर आपको समझ आ गया है तो थैंक यू, और आगे का कल देखेंगे जिसमें होंगे विभाजकता के नियम।